पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली मैंगजी और किन को अपने जिधर से धुन सुनाता है, जो सुनकर वो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जल्द ही वापस भी आ जाते हैं और ली उसे धुन को देने का वादा करता है। दूसरी तरफ लिन के पिता मुफेंग भी ब्रेक थ्रू के बहुत करीब पहुंच चुके थे और ली द्वारा दी गई चाय पत्ती से ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। वो इतना कीमती खजाना देने वाले से मिलने की इच्छा जताते हैं। उसके ली के घर जाने पर ली उन्हें डीमन किंग सिल्वर मून से बना सूप पिलाता है, जिसे पीकर उन दोनों को ही कल्टीवेशन में बहुत फायदा पहुंचता है। ली का शुक्रिया करने के लिए मुफेंग उसे अपना शाही खजाना क्रिस्टल देता है, लेकिन ली को वो ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें पढ़ाई की बातें थी और वो उसके अंदर पढ़ाई की जगह मुफेंग की कहानी डाल देता है। मुफेंग और लिन जाते समय ली से बचा हुआ सूप ले जाते हैं और अपने महल पहुंचकर उसे सीक्रेट रियल्म के खुलने के बारे में पता चलता है, लेकिन वो वहां जाने से मना कर देता है। अब आगे मुफेंग उन्हें ली द्वारा दिया गया सूप दिखाते हुए बोलता है कि देखो वो कितना कीमती खजाना लाया है। वो लंच बॉक्स देखकर उन तीनों की आंखें चमकने लगती है और वो बॉक्स की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि ये बॉक्स तो बहुत खास है, इसमें गर्म अनुभव के साथ स्पिरिचुअल पावर्स भी है। वो खुशी से उछलते हुए बोलते हैं कि ये तो बेशकीमती खजाना है। मुफेंग उन्हें ऐसे उछलता देख बोलता है कि ये तो सिर्फ पैकिंग है। फिर वो बॉक्स को खोलते हुए बोलता है कि बेशक मास्टर ली का ये बॉक्स भी ट्रेजर ही है, लेकिन वो उन्हें इसके अंदर का सूप दिखाना चाहता है। सीक्रेट रियल्म की तुलना में इस सूप को अच्छा अवसर कहा जा सकता है। वो तीनों सूप की चमक में अंधे हो जाते हैं और सूप के अंदर की चीजों को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उनमें से एक तो सूप को तुरंत ही पीना शुरू कर देता है और दूसरे ये देखकर रोते हुए बोलते हैं कि उन्हें भी सूप को पीना है। उन्हें सूप देने के बाद मुफेंग सीरियस होते हुए लिन से कहता है कि मास्टर ने बोला था उन्हें फ्रिज चाहिए, लेकिन ये फ्रिज होता क्या है। मास्टर ली के बोलने के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो ऐसी चीज है जो खाने को ठंडा रखती है। उनके पीछे वो तीनों खुशी से चिल्लाते हैं कि ये सूप इजुमो माउंटेन की सीक्रेट रियल्म से कहीं अच्छा है। उनकी ये बात मुफेंग के कानों में पड़ते ही वो उनके पास आता है और खुशी से कहता है कि क्या वो वही पहाड़ है जो बर्फ से ढका हुआ है। वो सभी इसका जवाब हाँ में देते हैं तो मुफेंग खुशी से कहता है कि मास्टर को न सिर्फ सीक्रेट रियल्म के बारे में पता था, बल्कि उसके अंदर के ट्रेजर के बारे में भी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने उसके सामने फ्रिज का जिक्र किया। वो जरूर सीक्रेट रियल्म के अंदर ही होगा। पहला बोलता है कि अब उन्हें सीक्रेट रियल्म जाने की जरूरत नहीं, और वैसे भी अगर वो एक्सपर्ट इतने महान है तो वो उसे खुद ही क्यों नहीं ले लेते। मुफेंग चिढ़ते हुए बोलता है कि अगर सब काम वो खुद ही करेंगे तो हम जैसे मिनियंस क्या करेंगे। कमाल की बात है कि पवेलियन का मास्टर खुद को मिनियन समझ रहा है। इतना कहकर वो सीक्रेट रियल्म के लिए रवाना हो जाता है और सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। इजुमो माउंटेन पर पहुंचने पर उसका सारा का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है क्योंकि वो वहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे चारों ओर से कुछ लोगों ने घेरा हुआ था और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और कुछ बर्फीले पौधे ही देखे जा सकते थे। मुफेंग बर्फ से बनी बड़ी दीवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसमें दरार की वजह से छोटा छेद बन चुका था और उसमें चेस का खेल देखा जा सकता था। वो पूछता है कि क्या ये सीक्रेट रियल्म का प्रवेश द्वार है। उन लोगों में से एक बोलता है कि सीक्रेट रियल्म कई दिनों पहले ही खुल चुका है, लेकिन कोई इस गेम को पार नहीं कर पा रहा। कई लोगों ने इसे खोलने की कोशिश करी, लेकिन हारने के बाद वो घायल हो गए। जबकि ठिठुरता मुफेंग खुद से बोलता है कि ये गेम तो बिल्कुल मास्टर ली के यार्ड वाली गेम की तरह लग रही है। तभी उसके दिमाग में कुछ पिंच होता है और वो कहता है कि शायद वो इस गेम को पार कर सकता है। जबकि दूसरा आदमी बोलता है कि छोड़ो, जाने दो, ठंड में ज्यादा देर रुकने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। न कहकर वो उससे दूर चले जाते हैं। मुफेंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है कि उसकी बात तो सुनो। उसे लगता है कि वो ये कर सकता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसके पीछे से कोई उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है कि ब्रदर मुफेंग, वो कई समय से नहीं मिले। वो मुफेंग को ब्रेक थ्रू में सफल होने के लिए मुबारकबाद भी देता है। मुफेंग ये सुनकर पीछे मुड़ता है तो सफेद कपड़े पहने, छोटी हल्की दाढ़ी और लंबे बाल वाले इंसान को देखता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उसे पहचानते हुए बोलता है कि टाओइस्ट किन यैन, आप यहाँ। यैंग बताता है कि सबसे पहले सीक्रेट रियल्म उसी ने ढूंढा था और वो गेम को हरा नहीं सका, इसीलिए इस खबर को फैलाया गया और उम्मीद करी गई कि लोग अपनी ताकत को मिलाकर इसे हराएंगे। वो हंसते हुए बोलता है कि इसे हराना बहुत मुश्किल है और कुछ ही दिनों में ये सीक्रेट रियल्म गायब भी हो जाएगा, इसीलिए खुद को कष्ट मत दो, तुम इसे किसी भी हालत में नहीं खोल पाओगे। कांपता मुफेंग उसे भी समझाने की कोशिश करता है कि वो ये कर सकता है, लेकिन उसके उसे समझाने से पहले ही किसी के उसके पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। कोई बोलता है कि किसने कहा इसे कोई नहीं हरा पाएगा। वो पीछे मुड़ते हैं तो सफेद कपड़ों में आधे गंजे आदमी को हवा में उड़ते हुए और एक हाथ में माना से आग बनाकर उनके पास आता देखते हैं। वो किसी सेलिब्रिटी की तरह सभी के बीच से गुजरता है और बाकी सभी भी उसे देखते हुए बात करते हैं कि ये टाओइस्ट टियान यैन है। कोई पूछता है कि वो कौन है तो दूसरा बताता है कि वो अभी जवान है, इसीलिए उसे ये नहीं पता।
लेकिन अफवाहें बताती है कि इस इंसान के अंदर बेमिसाल प्रतिभा है। ये सिर्फ 40 की उम्र में ही सेवर स्टेज पर पहुंच गया था। वो आगे बताता है कि उसे नहीं पता उसे चेस में कब दिलचस्पी हुई, लेकिन उसके बाद से उसकी कल्टीवेशन बढ़ी नहीं बल्कि बिगड़ती ही चली गई। उसने 400 साल बंद दरवाजों के पीछे चेस खेला और बिल्कुल कल्टीवेट नहीं किया। इसीलिए जब बात चेस की आती है तो वो किसी से भी दूसरे स्थान पर नहीं है। टियान उस छेद के पास जाता है और खेलना शुरू करते हुए बोलता है कि उसे किसी का डर नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसे चेस में हरा सके। वो काफी देर तक चेस खेलता है और दोनों के बीच घमासान मुकाबला होता है। लेकिन अचानक से चेस में से पीली रोशनी निकलती है और टियान पर हमला करते हुए उसे पोकेमोन की टीम रॉकेट की तरह दूर आसमान में फेंक कर तारा बना देती है। बाकी सभी उसे उड़ता देख चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि टियान यान भी इसे हरा नहीं पाया। अब इसे हराना तो नामुमकिन ही है। जबकि मुफैंग सोचता है कि इस गेम को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोई पहली चाल ही गलत चल दे तो बाकी सभी चाल भी गलत ही रहेंगी। टाओइस्ट टियान ने पहली चाल ही गलत चल दी थी, इसीलिए वो हार गया। टियान को हारते देख सभी उम्मीद खो देते हैं और इस रियान को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सीक्रेट रियान का दरवाजा खुल चुका है। ये देखकर सभी पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वो मुफैंग से कई सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन मुफैंग ठंड के मारे कांपते हुए और रोते हुए अंदर की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि क्यों ना वो अंदर चलकर बात करे। गुफा के चमकते रास्ते की तरफ बढ़ते हुए यंग बोलता है कि ब्रदर मुफैंग वो इतने सालों से उससे मिला नहीं, उसे नहीं पता था कि वो बीते वक्त में चेस का मास्टर बन चुका है। जबकि मुफैंग उस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो गेम तो उसने ली को अपने यार्ड में खेलते हुए देखा था। अगर उसने अपनी बड़ा चढ़ाकर तारीफ करी और उसे दोबारा चेस खेलना पड़ा तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसे ये अजूबा करते देख बाकी के लोग बात करते हैं कि लिंगन इमोर्टल पवेलियन तो गार्डनिंग के लिए जाना जाता है, ना कि चेस के लिए। जब टियान यान ही इस गेम को नहीं हरा पाया तो उसने कैसे हरा दिया। एक बोलता है कि उससे जरूर ये गलती से हो गया होगा, तो दूसरा उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो पवेलियन मास्टर मुफैंग के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। जबकि मुफैंग खुद थम्स अप करते हुए बोलता है कि हाँ, ये गलती से ही हो गया था। जिसे सुनकर उसका पक्ष लेने वाला पूरी तरह से चौंक जाता है। फिर वो दोनों यंग को पीछे छोड़ते हैं और उसकी चापलूसी करते हुए बोलते हैं कि उसका भाग्य तो बड़ा कमाल का है, ऐसा भाग्य उन्हें भी चाहिए। जबकि यंग पीछे खड़ा हुआ उसे शक की नजरों से देखते हुए बोलता है, दिलचस्प। अंदर घुसने के बाद वो ठंड से बचने की जगह और भी ज्यादा कांपने लगते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा ठंड थी। और अब सिर्फ मुफैंग ही नहीं, बाकी सब भी कांपने लगे थे। मुफैंग और यांग के साथ आए बाकी के दो लोग तो पूरी तरह से जम चुके थे और उनका आगे बढ़ना अब नामुमकिन ही था। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मुफैंग घबरा जाता है, जबकि यांग बोलता है कि वो उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। ट्रेजर पाने के लिए छोटे मोटे बलिदान तो देने ही पड़ते हैं, यही सीक्रेट रियन की निर्दयता है। वो अंदर जाते हुए बोलता है कि पुराने समय से ही सीक्रेट रियन के अंदर घुसना बहुत मुश्किल रहा है। एक तो ये छल करने वाले इलाके में खुलते हैं, फिर बिना कल्टीवेशन के इसे देखा भी नहीं जा सकता, और इसका दूसरा लेवल दरवाजा खुलने के बाद ही आता है। अगर तुम्हारी ताकत कम है तो दरवाजे का जादू तुम्हें चोट पहुंचाएगा और तुम्हारी जान को भी खतरा रहेगा। काफी देर ठंड सहने और अंदर चलने के बाद उन्हें सामने कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं। गुफा के अंदर बर्फीली सीढ़ियों का रास्ता बना था, जिसके अंत में हीरे जैसा चमकता क्रिस्टल रखा हुआ था। उसकी चमक सूरज की चमक से कम नहीं थी। उसे देखते ही मुफैंग खुशी के आंसुओं के साथ बोलता है, ये फ्रिज, मास्टर ली मुझे फ्रिज मिल गया। जो सुनकर यंग कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये फ्रिज क्या है। फिर वो उसे इग्नोर कर उस क्रिस्टल को देखते हुए खुद से कहता है कि ये आइस युआन क्रिस्टल है। ये जिंदगी को भी जमा सकता है और लोग इसे लंबी उम्र का खजाना भी कहते हैं। मुफैंग उस क्रिस्टल की तरफ बढ़कर उसके बगल में आता हुआ कहता है कि ये है फ्रिज जिसके बारे में मास्टर ली ने बात करी थी। लेकिन वो यांग के मंसूबों से अनजान था, जो मुफैंग के क्रिस्टल के करीब जाते ही उस पर पीठ पीछे हमला कर देता है। उसके हमले के साथ ही वो सफेद पड़ जाता है और तभी लिन को किसी खतरे का आभास होता है। वो घबराते हुए अपने पिता को याद करने लगती है। दूसरी तरफ एक तार पर कई सारे लैंप टंगे हुए थे, उनमें से कुछ गोल थे तो कुछ चौकोर। ऐसा लग रहा था कि दिवाली पास आ गई है। अब हम देखते हैं कि ये ली का घर था, जो हाथ में एक लैंप लिए हुए डाई को पुकार रहा था। डाई खूबसूरत नए कपड़ों में कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर ली शर्मा जाता है। डाई उससे पूछती है कि क्या वो सच में गाँव जा रहे हैं, तो ली शर्माते हुए हाँ में जवाब देता है। डाई कहती है कि उसे वहाँ के नियम का पता नहीं, इसीलिए उसे डर है कि वो कुछ गड़बड़ न कर दे। जबकि ली उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाते हुए बोलता है कि कुछ नहीं होगा, आज नए साल का जश्न है, वो खूब मजे करेंगे। गुफा के अंदर मुफैंग जमीन पर बैठा पड़ा था। यंग उसके शरीर को देखते हुए बोलता है कि अगर उसका सीक्रेट ट्रेजर द ड्रैगन रेवेनेंट फायर बॉडी प्रोटेक्शन नहीं होता तो वो कब का बर्फ की मूरत बन चुका होता। उसे यकीन नहीं होता कि मुफैंग ने यहाँ तक भी ठंड को सहन कर लिया। फिर वो खुशी से आइजुआन क्रिस्टल को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है।
लेकिन उसके क्रिस्टल को छूते ही उसका बुरा सपना सच हो जाता है और वो बर्फ की मूरत बन जाता है। गुफा के अंदर अब मुफेंग और यांग दोनों ही हिल नहीं सकते थे, इसीलिए वो क्रिस्टल अब किसी का नहीं होगा और कुछ ही समय बाद सीक्रेट रियम के गायब होने पर इन दोनों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। यांग के जमने के कुछ ही पलों बाद मुफेंग उठ खड़ा होता है और खुद को देखते हुए कहता है कि क्या किसी ने उस पर हमला किया। असल में मुफेंग ने यहाँ आने से पहले डीमन किंग सिल्वर मून से बना हुआ सूप पिया था, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर्स कई गुना बढ़ गई थी, इसीलिए उसकी यांग के हमले से रक्षा हुई। साथ ही इस पूरे समय वो सूप की वजह से ही कड़कती ठंड से बच पाया। वो तेजी से मुट्ठी बंद करते हुए पूरे जोश में कहता है कि जैसा उसने सोचा था सब कुछ मास्टर ली की देखभाल में ही हो रहा है। पहले उन्होंने उसके सामने चेस्ट खोलकर इस द्वार को खुलने का रास्ता बताया और फिर डीमन सूप भी पिलाया, जिस वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया। तभी उसे वहाँ यांग का जमा हुआ शरीर दिखता है, जिसे देखकर वो बेवकूफ रोते हुए बोलता है कि सीनियर यांग वो भी उसे छोड़कर चला गया। फिर वो यांग को श्रद्धांजलि देता है और अपनी जेब में से ली द्वारा दिया गया लंच बॉक्स निकालकर क्रिस्टल को उसमें बंद कर देता है। वो खुशी से कहता है कि मास्टर ली ने उसे ये लंच बॉक्स रिच को रखने के लिए ही दिया होगा। मास्टर ली सच में दूरदर्शी है। इतना कहने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से घर के लिए निकल जाता है, जबकि यांग बर्फ के अंदर जमा हुआ रोते हुए उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है। गांव के अंदर हर दुकान जगमगा रही थी। पूरे गांव को लैंप के उजाले से जगमग कर दिया गया था और हर जगह को अच्छी तरह से सजा दिया गया था। बच्चे खुशी में झूम रहे थे और बड़े खुशी में गा रहे थे। जैसा कि ली ने पहले बताया, यहाँ नए साल का जश्न होने वाला है, इसीलिए आज बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। ली डाई के साथ वहाँ आता है और आंटी जैंग और बच्चों से मिलकर नए साल की मुबारकबाद देता है। जैंग उन दोनों को साथ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि वो सोच रही थी कि ली काफी समय से गांव में नहीं आया, अब उसे इसकी वजह पता चली। ली ये सुनकर पूरी तरह से शर्मा जाता है और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। जैंग उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं करती और हंसते हुए कहती है कि हाँ दोस्त, उसे पता है कि वो कैसे दोस्त हैं। पता नहीं जैंग उसका भरोसा क्यों नहीं कर रही। मैं होता तो उसके हाँ बोलने पर भी नहीं मानता कि ये उसकी जीएफ होगी, क्योंकि कहाँ वो बेवकूफ जो अपने ख्यालों में ही खोया रहता है और कहाँ हूर की परी डाई। वैसे जैंग की नजरों में वो बेवकूफ नहीं बल्कि महान है, क्योंकि उसने उसकी बेटी को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आ रहे आई बटन में आपको इस सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए वापस कहानी पर आते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर डाई बीच में आती है और अपने मास्टर की मदद करते हुए बोलती है कि वो मास्टर की पत्नी नहीं बल्कि उसकी पेट है। ये सुनकर तो बूढ़ी जैंग भी शर्मा जाती है और बोलती है कि वो दोनों तो जंगली खेल खेलते हैं। ली सिचुएशन को संभालते हुए डाई के सर पर हाथ मारते हुए बोलता है कि ऐसा मजाक मत किया करो। फिर जैंग ननन को आवाज देते हुए बोलती है कि मास्टर ली आए हैं। ननन हाथ में टोकरी लेकर खुश होते हुए बाहर आती है और ली को फल देते हुए बोलती है कि उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया। ननन बोलती है कि अब वो भी इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन करेगी ताकि मास्टर ली की तरह वो भी दूसरों की जान बचा पाए। जैंग बताती है कि ननन सेक्ट में जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। ली घुटनों पर बैठता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि अगर ननन ने किसी कल्टीवेटर को अपना मास्टर बना लिया तो उसका बड़ा भाई उसे एक तोहफा देगा। ये सुनकर ननन खुश हो जाती है। कुछ देर बाद गांव में जश्न शुरू हो जाता है और पटाखे फूटने लगते हैं। सभी लोग सामने के सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हैं। आप लोग भी स्क्रीन के अंदर देखकर ही पटाखों का आनंद उठा लो, क्योंकि स्क्रीन के बाहर तो ये बैन ही है। ली और डाई भी इस सुंदर नज़ारे को मिलकर देख रहे थे। ली बताता है कि उसके होम टाउन में एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि वहाँ पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसीलिए ये सुंदर नज़ारा वो वहाँ नहीं देख पाता। डाई फिर एक जगह की ओर इशारा करते हुए पूछती है कि वो जगह क्या है। ली शर्माते हुए पूछता है कि क्या उसे उस जगह में दिलचस्पी है। ली उसे समझाता है कि वो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वो एडल्ट लड़कियों और लड़कों की मिलकर साझेदारी करने वाली जगह है। डाई ये सुनकर और भी कंफ्यूज हो जाती है तो ली उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि वो खतरनाक जगह है, अब यहाँ से चलो। डाई सोचती है कि अगर मास्टर कह रहे हैं कि वो जगह खतरनाक है तो वो अब उनसे इस बारे में नहीं पूछेगी। वैसे भी वो जगह खतरनाक तो है ही। ये डाई ली के झांसे में आने की वजह से नहीं बोल रही, बल्कि उसने वहाँ सच में कुछ खतरनाक महसूस किया था। अब उस जगह के अंदर हम तो परछाइयों को देखते हैं, जिसमें शैतान जैसे दिखने वाले इंसान ने एक लड़की को कसकर पकड़ा हुआ था। वो लड़की चिल्ला रही थी, मगर शोर की वजह से उसकी चीख की आवाज किसी के कान में नहीं जाती। अब हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके खून का आखिरी कतरा तक उस शैतान ने चूस लिया है। साथ ही हम उस शैतान का चेहरा भी देखते हैं। उसके लंबे बड़े नाखून थे, एल्स की तरह लंबे कान, लंबी टेढ़ी आंखें और लंबी ही जीभ। वो अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोलता है कि अब अगले शिकार की बारी है। इतना कहकर वो काली परछाई बनता है और खिड़की से बाहर निकलकर चला जाता है। दूसरी तरफ ननन अकेली मेला घूम रही थी। घूमते घूमते वो ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ बहुत कम लोग थे।
तभी वो वहाँ किसी की आवाज सुनती है जो बोल रहा था कि क्या कोई और भी शामिल होना चाहता है। तो ननन हाथ उठाते हुए चिल्लाती है कि वो होना चाहती है। कुछ देर बाद ननन एक औरत के साथ आती हुई दिखती है। उस औरत ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे सफेद बाल और हाथ में लंबी सिगार थी। उनके सामने ली और डाई आ जाते हैं। ननन हाथ उठाते हुए उसे अपने पास बुलाती है और उस औरत का परिचय करवाते हुए कहती है कि ये उसकी नई मास्टर है, उसने इमॉर्टल कल्टीवेशन सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। ली इस बात के लिए उसे शाबाशी देता है, जबकि वहाँ खड़े दूसरे लोग हंसते हुए बात करते हैं कि गोल्डन लोटस सेक्ट में अच्छा क्या है, वो तो छोटा सा गंदा सेक्ट है। ऐसे छोटे सेक्ट ही लो ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स वालों को अपने सेक्ट में लेते हैं। ये सुनकर ननन दुखी होते हुए बोलती है कि लोग कहते हैं उसके पास लो स्पिरिचुअल रूट है, शायद पूरी जिंदगी कल्टीवेट करने के बाद ही वो कुछ कल्टीवेट नहीं कर पाएगी। ली उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलता है कि उसकी मास्टर ने उसे उसकी प्रतिभा को देखकर ही चुना है, और वैसे भी तो मुझसे तो ताकतवर ही हो। फिर वो मैजिक शो दिखाते हुए कई सारी चीजों को हवा में उड़ाता है और बोलता है कि जैसा उसने वादा किया था अब वो उसे तोहफा देगा। फिर वो एक ब्रश बाहर निकालता है और स्क्रोल में कुछ लिखता हुआ बोलता है कि उसके पास तो लो स्पिरिचुअल रूट्स तक नहीं है, इसीलिए वो उसे कुछ कीमती तो नहीं दे सकता, लेकिन वो इस स्क्रोल में अपनी छोटी बहन के लिए ब्लेसिंग्स लिख कर देगा। उसके शब्द लिखते ही ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की ऊर्जा उस स्क्रोल में ही समा गई है और तेजी से बाहर निकलकर पूरे आसमान को जगमगा रही है। वो ऊर्जा इतनी तेज थी कि कहीं दूर खड़े किंग लुओ और शियू की नजर भी उस पर पड़ जाती है और वो हैरान होते हुए सोचते हैं कि इतनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल ऊर्जा। वहीं दूसरी तरफ उस शैतान की नजर भी उस पर पड़ जाती है और उसे देखते ही वो खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाता। यहाँ ली स्क्रोल में लिखना खत्म कर चुका था। मेले में आए सभी लोग सोचते हैं कि क्या इस बाजार में कोई नया पटाखा आया है, जबकि ननन के मास्टर के वो स्क्रोल देखकर होश उड़ जाते हैं और वो घबराते हुए सोचती है कि ये जवान लड़का कौन है। ली ननन को वो स्क्रोल देते हुए बोलती है कि अच्छे से मेहनत करना। ननन खुशी से बोलती है कि वो पूरी मेहनत करेगी। तभी ली की वहाँ लुओ और शियू से मुलाकात होती है। वो दोनों ऊर्जा का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए थे। वो ली को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि आखिर इतनी शक्तिशाली ऊर्जा की वजह क्या थी। ली उनसे बोलता है कि ननन ने हाल ही में उसकी डायनेस्टी में इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया है, इसीलिए उसका ध्यान रखना। ये सुनकर लू तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चिंता मत करो, वो ननन का पूरा ख्याल रखेगा। फिर वो बोलता है कि आप इमॉर्टल कल्टीवेटर्स अपनी बातें जारी रखो, वो मॉर्टल अब जाने की इजाजत चाहता है। ये सुनकर किंग और शियू दोनों ही सर झुकाकर उसे अलविदा बोलते हैं, जो देखकर वहाँ खड़े सभी सुन्न रह जाते हैं। ननन की मास्टर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो खुद से बोलती है कि आखिर ये जवान लड़का है कौन। वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर उसने किस लड़की को अपना डिसाइपल बना लिया। लुओ अपना अंगूठा चबाते हुए ननन के हाथ में ली द्वारा दिए स्क्रोल को जलते हुए देख रहा था। साथ ही उसकी बेटी शियू की भी जलन कुछ कम नहीं थी। वो उस स्क्रोल को देखते हुए बोलते हैं कि ये तो सर्वश्रेष्ठ खजाना है, इस तरह का खजाना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि ली द्वारा दिए गए खजानों में भी ये सबसे ताकतवर है। फिर वो दोनों ननन के पास जाते हुए आपस में बोलते हैं कि उन्हें मास्टर के आदेश का पालन करना चाहिए। तभी उनके पास वो शैतान आ जाता है। उसकी खतरनाक ऊर्जा को लुओ तुरंत महसूस कर लेता है, लेकिन उस शैतान की गति इतनी तेज थी कि वो झट से ननन को गोद में उठाता है और बिजली की रफ्तार से उड़ जाता है। किंग लुओ खड़ा खड़ा उसे देखता ही रह जाता है। शियू घबराते हुए बोलती है कि ये तो डिमोनिक टाओइस्ट था, मास्टर ली ने उन्हें ननन का ध्यान रखने के लिए कहा था, अब वो क्या करे। लुओ बड़ी आंखों के साथ रोते हुए बोलता है कि उसका पीछा करो और क्या। वो शैतान ननन को कहीं दूर ले आया था और एक पेड़ पर खड़ा था। वो उसे कॉलर पकड़कर हवा में उठाता है और स्क्रोल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर बनना नहीं चाहती तो उस स्क्रोल को उसे दे दो। लेकिन ननन अब पहली वाली डरी और सहमी रहने वाली ननन नहीं थी। वो उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है कि कभी नहीं। जर्नी टू द वेस्ट ने उसे हिम्मत दी है। सन वुकोंग कभी उन जैसों के सामने हार नहीं मानता। लगता है ली की कहानी ने अपना असर कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है और उसकी सबसे बड़ी फैन ननन ही लगती है। शैतान सोचता है कि ये सन वुकोंग कौन है। तभी उस पर पीछे से हमला होता है और उस हमले से उनका संपर्क होते ही वहाँ जोरदार धमाका होता है। लेकिन शैतान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो आसानी से उस हमले से बच जाता है। वो सामने देखता है तो वहाँ उसे आग में से निकलता हुआ किंग लुओ का पूरा परिवार नजर आता है। किंग बोलता है कि उसे पता भी नहीं कि उसकी गलती की वजह से एक्सपर्ट कितना गुस्सा हो जाएंगे। शैतान बोलता है कि क्या ये वही एक्सपर्ट है जिसने स्क्रोल में शब्दों को लिखा है। उन शब्दों में सच में कमाल की ऊर्जा है। वो जरूर कोई पुराना मॉन्स्टर होगा जो गॉड्स टेस्ट से बच गया और अब हैंडसम लड़के की स्किन पहनकर घूमता है। आखिर वो खुद भी तो यही करता है। ली के लिए ऐसी बातें सुनकर लुओ गुस्से में कहता है कि वो भी कुएं में फंसे मेंढक से बढ़कर कुछ नहीं। लुओ को तो सही से बेइज्जती करनी तक नहीं आती। फिर वो अपने चारों ओर आग का बवंडर बना लेता है और उड़ते हुए शैतान पर हमला करता है।
शैतान उसके हमले को देखकर हंसता है और अपने बड़े नाखून में डिमोनिक काय बुलाकर जवाबी हमला करता है। तभी उसके पीछे से बेवकूफ शियू चिल्लाती है कि संभाल कर, ननन को चोट मत पहुंचाना। अपनी बेटी की आवाज सुनकर लुओ पीछे देखता है और इस बात का फायदा उठाकर शैतान तुरंत लुओ पर झपट्टा मारता है। लेकिन वो भी कायनलोंग इमोर्टल डायनेस्टी का किंग था और तुरंत ही अर्थ ड्रैगन फायर नामक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे आग से बना ड्रैगन बाहर निकलता है और शैतान की तरफ सीधा तेजी से बढ़ता है। ड्रैगन से संपर्क होते ही शैतान की दर्द के मारे चीख निकल जाती है। उस हमले से शैतान का बायां हाथ कटकर गायब हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो जादू से वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी गायब होते ही लोग घबराकर पीछे देखता है तो उसकी पत्नी और बेटी दोनों को ही शैतानी काय ने जकड़कर हवा में उठा रखा था और वो किंग लुओ से खुद को बचाने के लिए चिल्लाती है। लुओ का भी सीरियस मोड ऑन हो जाता है और वो हाथ में लाल रंग की तलवार बाहर निकालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो। लेकिन अपनी बीवी को अनुचित अवस्था में देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एक्साइटमेंट के कारण उसके नाक से खून आने लगता है। उसकी बीवी चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसे समय में भी वो उस बारे में कैसे सोच सकता है। इसके बाद वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। वो नीले रंग का पहाड़ जितना बड़ा दानव बन चुका था। उसका ये रूप देखकर लुओ भी डर जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे। दानव अपनी लंबी जीभ बाहर निकालते हुए बोलता है कि उसने एक लो ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स के लिए अपनी बीवी और बेटी को गवा दिया। फिर वो ननन को उठाता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे एक ही झटके में निगल जाता है। लुओ चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश अब व्यर्थ ही थी क्योंकि ननन अब उसका भोजन बन चुकी थी। फिर वो शिव और उसकी माँ को देखते हुए बोलता है कि अब उनकी बारी है। ननन मॉन्स्टर के पेट में जा चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके शरीर ने उसे डाइजेस्ट नहीं किया था। उसका पेट भी किसी एलियन या मॉन्स्टर की दुनिया से कम नहीं था। वहाँ कई सारे हाथ और आंखें ननन को ही देख रही थी और ननन सोचती है कि उम्मीद है उसे अगले जन्म में हाई स्पिरिचुअल रूट्स मिले। उसके ये कहते ही हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ मॉन्स्टर के पेट में बवंडर जैसा कुछ बनने लगा था, जिससे उसे अपने पेट में काफी तेज दर्द भी होने लगा था। कुछ ही देर में वहाँ किसी इंसान जैसी आकृति का जन्म होता है और एक चमकती हुई सुंदर औरत बनने लगती है। उसने ढीले कपड़े और लंबी टोपी पहनी हुई थी। वो सामने बैठी ननन को एक झलक देखती है और सिर्फ एक हाथ घुमाकर मॉन्स्टर का सफाया कर देती है। उसके ऐसा करते ही शिव और उसकी माँ भी आजाद हो जाते हैं और सभी उसे देखते हुए बोलते हैं कि ये तो टाओइस्ट फ्लो मैनिफेस्टेशन है। वो सभी उसे गॉड शियानिए बोलकर सर झुकाते हुए हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हैं। शियानिए मुस्कुराते हुए ननन को गोद में उठाती है। ननन पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर मर गया, तो शियानिए उसे सामने की ओर देखने के लिए बोलती है, जहाँ वो मॉन्स्टर परछाई बनकर तेजी से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो भीगी बिल्ली बनकर भागते हुए 5 बार बोलता है शिट 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 शिट। अब वो नहीं बच सकता। इस समय उसका चेहरा देखने लायक था। वो सोचता है कि चंद शब्द भगवान में कैसे बदल सकते हैं। वहाँ शियानिए अपने दूसरे हाथ से उल्टा एस बनाते हुए ऊर्जा जमा करती है, जिसे देखकर मॉन्स्टर की रूह कांप जाती है और वो चिल्लाते हुए दया की भीख मांगता है। लेकिन शियानिए बादलों के बीच उसके पैर बांधते हुए उसे पकड़ लेती है। वो अपने लंबे नाखूनों की तरह लंबे आंसू और बहती नाक के साथ हाथ जोड़कर बोलता है कि महान एक्सपर्ट, उससे गलती हो गई, कृपया उसे माफ कर दो। वो पूरी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहने को भी तैयार है, लेकिन उसकी जान बख्श दो। तभी शियानिए उसके सर पर हाथ रखती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसके हाथ रखते ही उसका इस दुनिया से नामो निशान मिट जाता है। वो तीनों ये देखकर दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि डिमोनिक टाओइस्ट चुटकी बजाते ही मर गया। मॉन्स्टर के मरने के बाद उसके अंदर से एक बॉल निकलती है, जिसे देखकर ननन बोलती है कि ये कितना गंदा है। शियानिए मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि ये बॉल युआन यिंग स्टेज की है। इतना कहकर वो उस बॉल को उसके माथे में घुसाकर उसके शरीर में मिला देती है। इसके साथ ही वो वापस स्क्रोल में चली जाती है और ननन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब हम फॉलन इमोर्टल टाउन का सीन देखते हैं, जहां ननन की मास्टर ने ननन को रिक्रूट किया था। वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है और वहां से तुरंत निकलने को तैयार होती है। उसके साथ वहाँ एक और लड़की थी। वो बोलती है कि क्या वो अपनी नई डिसाइपल के आने का इंतजार नहीं करेगी, तो मास्टर चिढ़ते हुए बोलते हैं कि उसे डिमोनिक टाओइस्ट ने अगवा किया है, आखिर वो वापस कैसे आएगी। दूसरी लड़की बोलती है कि किंग लुओ खुद उसे बचाने गए हैं, इसलिए उसका बचना मुमकिन है। मास्टर बोलती है कि अगर किंग लुओ ने उसे बचा भी लिया तो भी वो हमेशा थोड़ी ना बचा पाएंगे। वो अजीब चेहरा बनाते हुए बोलते हैं कि वो डिमोनिक टाओइस्ट का निशाना है, अगर वो उसे बाद में पकड़ने आया तो वो भी लपेटे में आ जाएंगे। वो तो रिक्रूट के बहाने एक मेड चाहती थी जिससे वो अपने पैर धुलवा सके, इसीलिए उसने लो ग्रेड स्पिरिचुअल वाली उस लड़की को चुना। वो वहाँ से भागते हुए बोलती है कि किसे पता था वो लड़की इतना बड़ा सरदर्द होगी। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की उसे घृणा की नजरों से देखते हुए सोचती है कि ऐसी बात थी। उसके वहाँ से निकलते ही वहाँ लुओ ननन के साथ आ जाता है और उसे आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर मास्टर के पसीने छूट जाते हैं। लुओ उसके पास आकर बोलता है कि उसकी डिसाइपल को वो वापस ले आया है। मास्टर अजीब नजरों के साथ बोलती है कि किंग लुओ का खुद जाकर इसे बचाने की जरूरत नहीं थी, ये लो ग्रेड स्पिरिचुअल रूट उसके लायक नहीं है।
ये सुनकर लुओ बौखला जाता है और बोलता है कि इस छोटी बच्ची पर मास्टर ली का आशीर्वाद है, दोबारा ये बोलने की गलती मत करना। किंग के इस बर्ताव को देखकर मास्टर डर जाती है। फिर किंग उसे वहाँ घटी सारी घटना बता देता है, जो सुनकर मास्टर को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो दोहराते हुए बोलती है कि भगवान का आशीर्वाद और डिमोनिक टाओइस्ट के युआन यिंग को भी खुद में संभाल लिया। फिर लुओ उससे सेक्ट की लोकेशन मांगता है तो वो शर्मिंदा होते हुए लोकेशन बताती है। उसका सेक्ट मैप के किसी कोने में पड़ा हुआ था और उसे कोई नहीं जानता था। सब जानने के बाद लुओ डरावने चेहरे के साथ उसके कान में बोलता है कि इस बच्ची का ख्याल रखना, अगर इसे कुछ हो गया। ये सुनते ही मास्टर घबराते हुए सोचती है कि डिमोनिक टाओइस्ट से ज्यादा डरावना तो ये ही है। उतना कहने के बाद लुओ उन्हें कई सारे उपहार देते हुए बोलता है कि ये ननन की काय रिफाइनिंग पीरियड में काम आएंगे, ये इस पीरियड में काम आएंगे, ये उस पीरियड में काम आएंगे। ये देखकर दूसरी लड़की तो बेहोशी हो जाती है। लुओ मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर ये कम पड़े तो किसी को बेचकर उससे और मंगवा लेना। मास्टर कंफ्यूज होते हुए सोचती है कि आखिर उसकी डिसाइपल की पहचान क्या है। वो दोनों जाते हुए सोचते हैं कि ये डिसाइपल नहीं बल्कि उनके लिए उनके पूर्वजों के बराबर है। दूसरी तरफ ली और डाई मेला खत्म होने के बाद जंगल में से गुजरकर घर जा रहे थे और हम उनके पीछे बड़े पेड़ पर दो परछाइयों को देखते हैं। वहाँ दो मॉन्स्टर बैठे हुए थे। उनमें से एक बोलता है कि वो लड़की तो बहुत सुंदर है, उसका स्वाद भी बहुत मीठा होगा। छोटा भाई बड़े से पूछता है कि वो दोनों जंगल में क्यों आए हैं, तो बड़ा बोलता है कि क्या उसमें दिमाग की कमी है। एक लड़का और एक लड़की जंगल में भला क्या करने आएंगे, जब वो अपनी चीज करने में व्यस्त होंगे तभी वो उन पर हमला कर देंगे। वो आज असली दुनिया देखेगा, उन्हें उनके कपड़े उतारने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाई उसे महसूस कर लेती है तो ली को लगता है कि उसे रात को अकेले में डर लग रहा है, इसीलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक से ली द्वारा हुए इस बर्ताव से डाई शर्मा जाती है। ली कल्पना करते हुए खुद को मस्कुलर मैन में बदलता है और कहता है कि वो उसे हर खतरे से बचा लेगा। डाई कहती है कि अब उसे डर नहीं लग रहा, उसे डरने की जरूरत भी क्या है, आखिर वो नाइन टेल्ड फॉक्स है। वो चुटकी बजाते ही उन मॉन्स्टर का सफाया कर सकती है और वो करती भी ऐसा ही है। वो पल भर में ही उन मॉन्स्टर का सफाया कर देती है और मस्कुलर ली को कुछ खबर तक नहीं लगती। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। डाई उससे बोलती है कि मास्टर वो आज बहुत थक गए होंगे, क्यों ना वो आज उन्हें सर्व करे। ये शब्द सुनकर ली शर्म से लाल हो जाता है और तुरंत कमरे में जाकर दरवाजा बंद करते हुए बोलता है कि वो भी बहुत थक गई होगी तो जाकर आराम करो। जैसा कि ब्लैकी ने पहले बोला था, ये जिंदगी भर सिंगल ही रहने वाला है। उसके जाने पर डाई बोलती है कि अगर ऐसा है तो उसे दूसरे मामले से निपटना चाहिए। जंगल के बीच कहीं मॉन्स्टर्स की भीड़ जमा थी। आज नया साल जरूर है लेकिन वो उसके जश्न के लिए वहाँ इकट्ठा नहीं हुए। एक मूंछों वाला मॉन्स्टर हाथ में लाल झंडा फहराते हुए बोलता है कि सिल्वर मून मारा जा चुका है और अब नया किंग जागेगा। भीड़ के बीच में सेवन टेल डरते हुए आगे की ओर जा रही थी। वो रोते हुए खुद से कहती है कि दीदी यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, वो इन सभी से कैसे जीतेगी। फिर वो जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और सामने भीड़ के बीच बॉक्सिंग रिंग की तरह एक स्टेज को देखती है, जहाँ कुछ ही देर में डीमन किंग्स बनने के लिए मुकाबलों का आरंभ होने वाला था। वहीं पेड़ पे उसके बगल में एक पीजन मॉन्स्टर बैठा हुआ था, जो बिना उसकी तरफ देखे पूछता है कि क्या वो यहाँ डीमन किंग के इलेक्शन का परिणाम देखने आई है। सेवन टेल्ड बोलती है कि उसकी बहन ने उसे जबरदस्ती यहाँ भेजा है। बहन का नाम सुनकर वो उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाता है और सामने सेवन टेल्ड फॉक्स को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पीजन दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर खुद को शांत दिखाते हुए बोलता है कि इतनी कम उम्र में उसकी कल्टीवेशन काफी अच्छी है, अगर वो ऐसे ही बढ़ती रही तो अगले चुनाव में वो डीमन किंग बनकर इस धरती पर राज कर सकती है। फॉक्स रोते हुए खुद से बोलती है कि अब वो उसे कैसे बताए कि वो आज ही डीमन किंग बनने के लिए आई हुई है। बूढ़ा मॉन्स्टर स्टेज पर आता है और भीड़ में सब नया डीमन किंग चिल्लाते हैं। अब वो सीरियस फेस के साथ बोलता है कि सिल्वर मून मर चुका है और सभी यहाँ नया डीमन किंग बनने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें क्या लगता है कि डीमन किंग बस ऐसे ही बना जा सकता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जब सिल्वर मून जिंदा था वो उसका काउंसलर था, आज वो यहाँ नए किंग का उदय देखने आए हैं। अगर तुम मरने से नहीं डरते तो यहाँ आओ और अपना खून बहाकर इस गद्दी पर बैठो। तभी किसी को देखकर सेवन टेल्ड की आत्मा तक कांप जाती है। वहाँ भीड़ में से कोई अपने चारों ओर लाल बिजली की ऊर्जा के साथ तेज की तरफ बढ़ा जा रहा था। वो जिसके भी पास से गुजरता उसके प्राण सूख जाते थे। वो रिंग में आता है तो हम उसे सामने से देखते हैं। वो पहाड़ जैसा बड़ा और उतना ही ताकतवर सफेद चीता था। काउंसलर बताता है कि इसकी ताकत सिल्वर मून से जरा भी कम नहीं है। इसके पंजे का एक बार बड़ी चट्टान को मसल सकता है, एक कदम पहाड़ को सपाट बना सकता है। ये पश्चिमी जंगल का सबसे ताकतवर योद्धा डीमन किंग व्हाइट टाइगर है। उसकी बात खत्म होते ही सभी जोर से उसकी वाहवाही करने लगते हैं। पीजन फॉक्स को बताता है कि ये सिल्वर मून से डरता था, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उड़ सकता था। अगर प्योर कॉम्बैट स्ट्रेंथ की बात करें तो डीमन किंग व्हाइट टाइगर को कोई नहीं हरा सकता। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि अगर वो नया डीमन किंग बन गया तो बाकी के दोनों मानेंगे।
उसके ये बोलते ही कोई बिजली की रफ्तार से रिंग में आता है। वो डीमन किंग सिल्वर लायन था और दक्षिणी जंगल का सबसे ताकतवर योद्धा था। उसके साथ ही वहाँ एक भारी भरकम भालू की भी एंट्री होती है, जो उत्तर का सबसे ताकतवर डीमन किंग जायंट बियर था। उन्हें रिंग में देखते ही कुछ दिनों पहले डीमन किंग बनने के लिए लड़ रहे सिल्वर मून के जनरल और शेफ की रिंग की तरफ एक कदम बढ़ाने तक की हिम्मत नहीं होती। फिर काउंसलर सभी से पूछता है कि क्या और कोई भी है जो डीमन किंग के लिए मुकाबला लड़ना चाहता है। उसके पीछे लाल डरावनी आंखों के साथ तीनों डीमन किंग खड़े थे, जिसे देखकर किसी की आंखें उठाने तक की हिम्मत नहीं होती, तो लड़ने की बात तो छोड़ ही दो। उसे लगता है कि और कोई नहीं आने वाला और युद्ध की तैयारी के लिए आगे बोलने वाला था, लेकिन उसे हैरान करते हुए पीछे से किसी की आवाज आती है कि वो भी आएगी। वो पीछे मुड़कर आवाज की तरफ देखता है तो वहाँ भीड़ में छोटी सी फॉक्स थी और सभी की हैरानी भरी नजरें उसी पर टिकी थी। उसे वहाँ देखकर पिजन इतना हैरान हो जाता है कि वो अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि क्या उस फॉक्स की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। रिंग के अंदर खड़े लोगों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सभी हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहे थे। सेवन टेड सेलेस्टियल फॉक्स पर्पल लाइटनिंग के साथ रिंग की तरफ बढ़ते हुए खुद से कहती है कि अगर उसकी बहन ने बोला है कि वो ये कर सकती है तो वो ये कर ही दिखाएगी। उसकी बहन कभी गलत नहीं हो सकती और वो सेवन टेड सेलेस्टियल फॉक्स डीमन किंग सेलेस्टियल फॉक्स बनकर ही दिखाएगी। आज के लिए इतना ही। सेवन टेड फॉक्स ने खुद पर भरोसा दिखाकर सही किया या गलत? क्या उसमें सच में इतनी ताकत है कि वो बाकी डीमन किंग्स को हरा पाए? ये जानने के लिए तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप इस सीरीज के पहले के एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर इस सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए अलविदा।